हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं वो द हिंदू 6 जनवरी के न्यूज़पेपर से लिया गया है। ये करंट अफेयर्स की जो सीरीज मैंने शुरू की थी, आज ये इसका तीसरा वीडियो है। तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपने पहले न्यूज़ की तरफ। तो हमारा पहला न्यूज़ है, आज के इस डेट में कोई खास न्यूज़ नहीं थी। बहुत ही कम न्यूज़ थी, तो एडिटोरियल से मैंने कुछ रिपोर्ट्स उठाई हैं। तो पहला है, Why preventive healthcare is the key to a healthier India? सावधानतापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल स्वस्थ भारत की कुंजी क्यों है? प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, भारत में स्वास्थ्य संकट कितना गहरा है ये हम सभी को पता है। भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़ने के साथ साथ गैर संचारी रोग जैसे डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग में भी वृद्धि हो रही है। ये भारत के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है। 2022 में सभी मौतों का 65% हिस्सा एनसीडीएस के कारण, जो 2010 से 13 के 50% से भी अधिक है। एनसीडी के नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के कारण 65% मौतें, ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। सभी मौतों का कुल 65% मौत किससे हुई है? एनसीडी से हुई है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अर्थात असंक्रामक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। एनसीडी का आर्थिक प्रभाव क्या है? डब्ल्यूएचओ के अनुसार 2030 तक एनसीडी से भारत पर 280 लाख करोड़ से अधिक आर्थिक बोझ पड़ेगा। इन आंकड़ों का इस्तेमाल हम अपने मेंस के आंसर राइटिंग में करेंगे। डब्ल्यूएचओ के इस आंकड़े का इस्तेमाल, इस वाले आंकड़े का इस्तेमाल हम अपने आंसर राइटिंग में करेंगे। स्वास्थ्य देखभाल खर्च और उत्पादकता के नुकसान से मध्यम और निम्न आय वाले परिवार सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। ये जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का जो लैक है हमारे देश में, उसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रभाव किन पे पड़ रहा है? लो इनकम फैमिलीज पे पड़ रहा है, मिडिल इनकम फैमिलीज पे पड़ रहा है। ठीक है, और ये प्रिवेंटिव एक्शंस क्या है? नियमित स्क्रीनिंग और प्रारंभिक निदान से गंभीर और घातक स्थिति को रोका जा सकता है। कैंसर, हृदय रोग और अन्य बीमारियों के लिए लक्षित जांच की सिफारिश करी गई है कि भाई हमारे देश में एक ऐसी व्यवस्था हो कि एक सामान्य इंसान भी अपना फुल बॉडी चेकअप और इन एनसीडीज की जांच बहुत ही कम कीमत में या फिर मुफ्त में करवा सके, जो कि आज हमारे वहाँ बहुत ही महंगा है। तो सरकार को इसके खिलाफ, इसके प्रति एक पॉजिटिव कदम उठाने की जरूरत है। दो 2024 का बजट क्या था? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को 87,657 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13% अधिक है। ये एक बहुत अच्छी बात है। निवारक स्वास्थ्य उपायों के लिए कर प्रोत्साहन और सब्सिडी की आवश्यकता होगी। नीति सुधार सुझाव, स्वास्थ्य जांच के लिए आयकर कटौती सीमा को बढ़ाकर 15,000 करें। ठीक है, बीमा कंपनी और निजी स्वास्थ्य प्रदाताओं को स्क्रीनिंग के लिए सब्सिडी देने के लिए प्रोत्साहित करें कि भाई अगर आप अपनी बॉडी का चेकअप करवाते हैं तो उसमें आपको कुछ सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलेगी। आगे की राह क्या हो सकती है? आयुष्मान भारत और वेलनेस सेंटरों के माध्यम से स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करें। बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग के लिए एआई सक्षम इमेजिंग का उपयोग करें। कर रियायतों का विस्तार करके व्यक्तिगत स्वास्थ्य जांच को प्रोत्साहित करें। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिख के दिए हुए हैं ताकि आप इनको नोट लेके और रेडी टू राइट के लिए तैयार रहें। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कुछ थॉट्स। भारत में प्रिवेंटिव हेल्थ देखभाल का महत्व बताएं। यह गैर संचारी रोगों के आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी बोझ को कैसे कम कर सकती है? इस सवाल पे हम जरूर ही सोचेंगे। एक बेहद ही गंभीर मुद्दा भी है और एक बेहद ही गंभीर सवाल भी है, तो इस पे हम जरूर सोचेंगे। भारत में गैर संचारी रोगों का आर्थिक प्रभाव, ये मेंस के लिए आंसर, मेंस के लिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में गैर संचारी रोगों का आर्थिक प्रभाव क्या है, इस पे हम सोच सकते हैं। सावधानतापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल में एआई और तकनीकी की भूमिका, इस डायमेंशन में हम सोच सकते हैं। सभी के लिए सावधानतापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल को किफायती बनाने की रणनीतियां, इस डायमेंशन में भी हम इसको देख सकते हैं। अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज है हमारा, एम्पावर द प्रोटेक्टर्स ऑफ द अर्थ, डू नॉट, सॉरी यहाँ पे कुछ शायद, डू नॉट रॉब देम। ओके, एम्पावर द प्रोटेक्टर्स ऑफ द अर्थ, धरती के जो रक्षक हैं उनको आप शक्तिवान बनाइए, उनको लूटिए मत। ये ग्रेटर निकोबार में जो प्रोजेक्ट प्रस्तावित है
उससे जुड़े हुए आजकल न्यूज़पेपर में हर दिन कोई ना कोई आर्टिकल, हर दिन कोई ना कोई रिपोर्ट छपती रहती है, जो कि काफ़ी अभी ज्वलंत मुद्दा है। तो उसी में एक एडिटोरियल आया, और एडिटोरियल के आप अगर पहली लाइन ही देखेंगे तो ये कितनी ज़्यादा पावरफुल है। एम्पावर द प्रोटेक्टर्स ऑफ द अर्थ, डू नॉट रॉब देम। उन्हें लूटिए मत, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो जनजातियाँ हैं वो आज भी हमारे मुख्य जनसंख्या से काफ़ी भिन्न है और अपने कल्चर को संजोए रखी हुई हैं। तो उनका नुकसान एक तरह से हमारे देश की कल्चर का नुकसान होगा। मुद्दे की पृष्ठभूमि क्या थी इस मुद्दे की? निकोबार द्वीप समूह में प्रस्तावित 72,000 करोड़ की परियोजना, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल और शिप ब्रेकिंग यार्ड शामिल है, स्थानीय आदिवासी समुदाय और जैव विविधता के लिए खतरा पैदा कर सकती है। आदिवासी समुदाय और जैव विविधता, ये दोनों ही बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं वहाँ के। आदिवासी समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? शॉम्पेन और निकोबारी जनजातियां, ये दो जनजातियों के नाम आप याद रखेंगे। निकोबारी तो आपको याद ही होगा, निकोबार से। शॉम्पेन को याद रखेंगे, ये कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, किसी भी स्टेट पीसीएस की परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। जनजातियां इन द्वीपों की पारिस्थितिकी पर निर्भर है और उनका भूमि के साथ गहरा आध्यात्मिक संबंध है, ठीक। मर और मैंचल द्वीपों को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करना उनकी पारंपरिक आजीविका को नजरअंदाज करता है। उनकी जो आजीविका है वो उन्हीं जंगलों से है, उन्हीं लकड़ियों से है, उसी भूमि से है। तो अगर उसको हम वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित कर देते हैं तो उनकी आजीविका पे एक तरह से संकट आ जाएगा। पर्यावरणीय चिंताएं क्या है इससे जुड़े हुए? मरो और मैंचल द्वीपों को आरक्षित क्षेत्र घोषित करने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है हमारे पास। तो आप बोलेंगे फिर ऐसा सरकार क्यों कर क्यों रही है? ये तो सरकार ही जाने। इन क्षेत्रों में लेदरबैक कछुए जैसे दुर्लभ जीव हैं, लेदरबैक कछुए जैसे दुर्लभ जीव हैं, लेकिन प्रस्तावित परियोजना पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचा सकती है। इस प्रोजेक्ट पे इस वजह से ही इतने बवाल हो रहे हैं। अपने संसद में विपक्ष की पार्टीज भी बोल रही हैं कि आप इसके लिए एक स्वतंत्र समिति का गठन कीजिए जो इस पे विचार करे, ठीक है। वैज्ञानिक सर्वेक्षण करवाइए, ऐसे बिना सोचे समझे कोई भी रणनीति तैयार कर देने का कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक। अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। संरक्षण नीतियों में उपनिवेशवादी सोच, भूमि प्रबंधन में आदिवासी ज्ञान की उपेक्षा संरक्षण उपनिवेशवाद के उदाहरण को दर्शाती है। निषेधात्मक संरक्षण मॉडल स्थानीय समुदाय और जैव विविधता दोनों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। वैश्विक दृष्टिकोण क्या है इस प्रोजेक्ट को लेकर? वैश्विक स्तर पर आदिवासी लोग पृथ्वी की 80% जैव विविधता की रक्षा करते हैं। पृथ्वी की 80% जैव विविधता की रक्षा कौन करता है? आदिवासी लोग करते हैं। इस आंकड़े को आप कहीं पे नोट कर लीजिए अपने आंसर्स में। अगर आप इस तरह के स्टैंडर्ड आंकड़ों को दिखाते हैं तो ये परीक्षा को अपनी तरफ आकर्षित करता है और परीक्षक आपको नंबर दे के जाता है। तो इस तरह के आंकड़ों का आपके पास होना बेहद ही जरूरी है और आप इन्वायरमेंट के मेंस के क्वेश्चन के आंसर्स में इन आंकड़ों का इस्तेमाल अवश्य ही करें। विकास के नाम पर ऐसे समुदायों को विस्थापित करना सामाजिक न्याय और पारिस्थितिक संतुलन को कमजोर करता है। जी हाँ, इस तरह के कुछ स्टैंडर्ड लाइंस आपके पास होनी चाहिए। मैं आपको ये लाइन लिख के इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको अपनी तरफ से मेहनत ना करना पड़े। आप ये लाइन को अपने पास लिख के रखें और अपने आंसर्स में इनको डालने की कोशिश करें। इसके लिए कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज क्या है? मेंस के लिए मैंने एक क्वेश्चन तैयार किया है। जैव विविधता संपन्न क्षेत्रों में विकास और आदिवासी समुदायों के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौतियों पर चर्चा करें। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। क्या आधुनिक संरक्षण नीतियों में आदिवासी ज्ञान को शामिल किया जाना चाहिए? इस डायमेंशन में भी आप सोचेंगे। वैश्विक जैव विविधता की रक्षा में आदिवासी समुदायों की भूमिका, इस डायमेंशन में भी आप सोचेंगे। दूरस्थ पारिस्थितिकी तंत्र पर मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण, आप इस डायमेंशन में भी सोचना चाहिए आपको। अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑन हंगर स्ट्राइक्स, बैलेंसिंग राइट्स एंड स्टेट्स ड्यूटीज। ये न्यू एग्रीकल्चर ड्राफ्ट को लेके जो अभी हंगामा चल रहा है किसानों के द्वारा, हंगामा नहीं कहेंगे, विरोध प्रदर्शन कहेंगे, ठीक है, हंगामा एक गलत शब्द होगा। तो उसको लेके जो जगजीत सिंह डल्लेवाल अनशन पे बैठे हुए हैं 26 नवंबर से, पिछले 26 नवंबर से, तो उनको लेके सुप्रीम कोर्ट का एक वक्तव्य आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन मामले में हस्तक्षेप किया, जिसमें उनके विरोध के अधिकार, ठीक है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, विरोध के अधिकार और राज्य की जीवन रक्षा जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाए रखने की बात कही गई। कानूनी टिप्पणियां क्या है? अनशन को संवैधानिक न्यायशास्त्र में विरोध के एक रूप में मान्यता दी गई है,
जो महात्मा गांधी द्वारा स्थापित अहिंसक प्रतिरोध की भावना को दर्शाता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनशन को असंवैधानिक या गैर कानूनी घोषित नहीं किया जा सकता। इस पे ये ध्यान देने की बात है कि इसको आप असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकते हैं। सरकार की अगर चले तो ये विरोध प्रदर्शन और बाकी चीज़ों को भी असंवैधानिक घोषित कर दे ताकि उस पर कड़े एक्शन लिए जा सके, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारे पास अभी भी एक सुप्रीम कोर्ट है। न्यायिक उदाहरण क्या है? रामलीला मैदान मामला 2012 का, मोहम्मद यूसुफ राठेर बनाम जम्मू कश्मीर राज्य का मामला 1979 का, ये कुछ आपके क्या है पिछले उदाहरण हैं जो कि अहिंसक प्रतिरोध की भावना और ये विरोध प्रदर्शन और संवैधानिकता विरोध प्रदर्शन के संवैधानिकता पर आधारित है। अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। राज्य की भूमिका इसमें क्या हो सकती है, क्या होगी? सरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? पंजाब सरकार को डल्लेवाल के मामले में सावधानी से काम करने और उनके स्वास्थ्य की रक्षा के साथ उनके विरोध के अधिकार को कमजोर न करने का निर्देश दिया गया। दार्शनिक बहस क्या हो सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य की जिम्मेदारी के बीच संतुलन सामूहिक भलाई बनाम स्वायत्तता के नैतिक प्रश्न उठाता है। इस पे कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग है हमारे पास। जी हाँ है। भारत में विरोध के रूप में अनशन की संवैधानिक वैधता का विश्लेषण करें। ये मेंस के लिए एक आंसर क्वेश्चन मैंने आपके पास रखा है। हम किन डायमेंशन में सोचना चाहिए हमको, हम किन डायमेंशन में सोच सकते हैं? क्या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में अनशन पर प्रतिबंध लगना चाहिए? हम इस पर सोचेंगे। लोकतांत्रिक समाजों में विरोध के अधिकार की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका, हम इस पर सोचेंगे। आज न्यायपालिका जिस तरीके से आगे बढ़ के अपने वक्तव्य देती है, गंभीर परिस्थितियों में व्यक्तिगत स्वायत्तता और राज्य की जिम्मेदारी के बीच संतुलन, हम इस पर भी सोचेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो एडिटोरियल्स के मुख्य पहलू थे वो खत्म होते हैं। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, वो आप देखिए। निकोबार द्वीप समूह में प्रस्तावित परियोजना की अनुमानित लागत क्या है? तो हमने देखा 72,000 करोड़ रुपए। निकोबार द्वीप समूह के किन प्रमुख आदिवासी समुदायों को खतरा है? तो शाम्पेन और निकोबारी, इनको आप याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अनशन को किस रूप में मान्यता प्राप्त है? अनशन को संवैधानिक विरोध के रूप में मान्यता प्राप्त है। संवैधानिक विरोध। NH-44 भारत के किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? तो श्रीनगर और कन्याकुमारी। ये क्यों है? क्योंकि अभी एक बनिहाल बाईपास का उद्घाटन हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, तो उससे रिलेटेड ये न्यूज है। तो बस आज के लिए इतना ही। खबरें यहीं तक थी। खबरें तो नहीं थी, एडिटोरियल्स ही था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, सीरीज अच्छी लग रही है, तो आप मेरा सहयोग करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।